नमस्कार पेंशन धारकों, ईपीएस पेंशन चैनल के एक और नई वीडियोस के अंदर आप सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी पेंशन धारकों की ईपीएस पेंशन को लेकर यानी कि आज की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। तो पेंशन धारकों से गुजारिश है वीडियो को पूरा जरूर देखें, आप सभी के लिए बेहद काम आ सकती है खबर। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यानी कि ईपीएस पेंशन स्कीम न्यू फॉर्मूला कितनी मिलेगी पेंशन, ऐसे होता है ईपीएस कैलकुलेशन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मैं बताने वाला हूं यानी कि ईपीएस पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होता है इस वीडियो के अंदर विस्तार से बताने वाला हूं। इसके साथ ही ईपीएस पेंशन स्कीम न्यू फॉर्मूला कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम का लाभ लेने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। निजी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए यानी कि निजी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए भविष्य निधि यानी कि एक बेहतरीन बचत योजना है। टैक्स छूट के अलावा अच्छा रिटर्न और यानी रिटायरमेंट के लिए बड़ा यानी कि कॉम्प्रेस मतलब इसके फायदों से जुड़ा है। इसे यानी कि सेवानिवृत्ति निधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि नौकरी के दौरान कर्मचारी के वेतन से कुछ हिस्सा मतलब काटकर भविष्य निधि में जमा किया जा सकता है। इसके साथ ही और कुछ हिस्सा ईपीएस पेंशन फंड पेंशन में जमा किया जाता है। कर्मचारियों को 58 साल की उम्र में पूरी पीएफ राशि एक मुश्त मिल जाती है। इसके साथ ही लेकिन पेंशन की राशि मासिक आधार पर तय मतलब होती है। ईपीएस पेंशन तय करने का एक फॉर्मूला है। इसके साथ ही आप सभी को बता दूं कि न्यू ईपीएस पेंशन स्कीम न्यू फॉर्मूला पीएफ की तरह कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम भी कर्मचारी की सैलरी का एक मतलब हिस्सा होता है। ईपीएस में आपको हर महीने न्यूनतम यानी कि 1000 रुपए से 7500 रुपए मतलब ईपीएस पेंशन फंड के रूप में मिलते हैं। इसके साथ ही हालांकि ज्यादातर लोगों को मतलब ये नहीं पता होता है कि कर्मचारी पेंशन योजना की गणना कैसे की जाती है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम फॉर्मूला कर्मचारी के मूल वेतन का 12% पीएफ खाते में जमा होता है। इसके साथ ही कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में नियोक्ताओं का योगदान भी उतना ही है, लेकिन नियोक्ताओं के योगदान का एक हिस्सा यानी कि ईपीएस पेंशन फंड में जमा होता है। इसके साथ ही ईपीएस में बेसिक सैलरी का 8.33% योगदान होता है। हालांकि पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा यानी कि 15,000 रुपए है। ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपए की जमा की जा सकती है। इसके साथ ईपीएस पेंशन फंड 7,500 रुपए तक यानी कि पेंशन मिल सकती है। यानी कि मौजूदा कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम नियोक्ताओं के मतलब नियमों के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपया से ज्यादा है तो पेंशन फंड में 1250 रुपए जमा किए जाएंगे। इसके साथ ही अगर बेसिक सैलरी 10,000 रुपए है तो यानी कि कंट्रीब्यूशन 833 यानी कि रुपए ही होगा। कर्मचारी की यानी कि सेवानिवृत्ति पर पेंशन की गणना भी अधिकतम वेतन 15,000 रुपए मतलब ईपीएस ऊपरी सीमा मानी जाती है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को ईपीएस नियम के तहत सिर्फ 7,500 रुपए पेंशन के तौर पर मिल सकता है। जी दोस्तों, आप सभी काम की खबर है यानी कि पेंशन को लेकर यानी कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम की गणना कैसे की जाती है। यानी कि ईपीएस पेंशन है यानी कि पेंशन फंड गणना के लिए सूत्र बराबर मासिक पेंशन बराबर पेंशन योग्य यानी कि वेतन यानी कि गुणा करते हैं मतलब गुणा करके ईपीएस खाते में योगदान के वर्षों की संख्या यानी कि 70 होती है। अगर किसी का मासिक वेतन यानी कि पिछले यानी कि 5 साल के वेतन का औसत 15,000 रुपए है और नौकरी की अवधि 30 साल है यानी कि 30 साल है तो उसे हर महीने सिर्फ यानी कि 6,828 रुपए की पेंशन है मिलेगी। यानी कि शेयर इतिहास के दौरान कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत मतलब जमा की गई पूरी राशि सरकार के पास जमा की जाती है। इसका लाभ सेवानिवृत्ति पर मिलता है। इसके साथ ही आप सभी को बता दूं कि ईपीएस पेंशन फंड अगर लिमिट हटा दी जाए तो यानी कि कितनी पेंशन मिलेगी आप सभी को। अगर 15,000 रुपए की सीमा यानी कि ईपीएस है यानी कि अपर लिमिट हटा दी जाती है और आपकी ईपीएस पेंशन फंड यानी कि मतलब के लिए सैलरी 30,000 रुपए है तो मतलब फॉर्मूले के हिसाब से आपको कर्मचारी पेंशन योजना यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम पेंशन इतनी मिलेगी यानी कि 30,000 गुणा यानी कि करके 30 मतलब यानी कि कोष्टक बंद मतलब 70 बराबर 12,000 यानी कि 857 रुपए आप सभी को यानी कि इतनी पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के लिए क्या शर्तें लागू हो सकती है। इसके साथ ही ईपीओ की ओर से ईपीएस के लिए कुछ शर्तें रखी गई है। पहली पेंशन के लिए मतलब ईपीएफ मेंबर होना जरूरी है, कम से कम 10 साल मतलब 10 साल नियमित नौकरी में रहना भी अनिवार्य है।
तभी आप पेंशन के हकदार होंगे। इसके साथ ही पेंशन 58 साल की उम्र में मिलती है। हालांकि 50 साल की उम्र के बाद और 58 साल की उम्र से पहले भी पेंशन लेने का विकल्प पहली पेंशन लेने पर घटी हुई ईपीएस पेंशन है, यानी कि पेंशन फंड मिलेगी। इसके लिए यानी कि फॉर्म 10D भरना होगा। कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन मिलती है यदि सेवा इतिहास 10 वर्ष से कम है तो उन्हें 58 साल यानी 58 वर्ष की मतलब आयु में कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में पेंशन राशि निकालने का विकल्प मिलेगा। क्या दोस्तों आप सभी लिए काम की अपडेट्स है। आप सभी पेंशन धारकों को अपडेट पसंद आया तो इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर ले। यानी तो मिलते हैं हम किसी दूसरे अपडेट के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।